सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, अखिलेश जी पर चल रहे ये काग हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ मोहम्मद आरिफ जी जुड़ रहे हैं। आप सभी की ओर से उनका हार्दिक नमस्कार और स्वागत। मित्रों, मोहम्मद आरिफ जी बिल्कुल शुरुआत के दिनों से चलेंगे और उसमें अपनी बात रखते हुए वहां से उन शुरुआती दिनों में डूबते हुए आगे किया। यह यात्रा जितनी अखिलेश जी की होगी उतनी स्वयं मोहम्मद आरिफ की भी होगी। इस तरह का सिलसिला और इस तरह की दोनों के बीच माइक को जी माइक को अनम्यूट कर लें। जी। अखिलेश पर समग्र ये कार्यक्रम जनसुलभ पुस्तकालय के तत्वाधान में चल रहा है कुछ दिनों से, और इसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं अर्पण भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अखिलेश हमारे मित्र तो हैं ही, और आजकल जो भी कार्यक्रम अखिलेश जी पर आयोजित होते हैं, चाहे वो पत्रिकाओं के मार्फत हों या संस्थाओं के या व्यक्तियों के, मुझे याद किया जाता है। मेरा मानना है कि ये लोग समझते हैं कि मैं अखिलेश जी का बाल सखा हूँ, और बात भी सही है, पर बात इतनी ही नहीं है। मैं बाल सखा तो हूँ, दरअसल एक अर्थ में देखा जाए तो वो लेखन में मेरे और पढ़ने में भी, मैंने साहित्यिक पठन पाठन और लेखन में मैं अगर किसी को श्रेय दूंगा तो वो मेरे मित्र अखिलेश हैं। और इस अर्थ में कुछ हद तक मैं गुरु भी और मार्गदर्शक भी कहूँगा उनको। सुल्तानपुर की सरजमीन, जिसको बड़ी शिद्दत के साथ याद करते हैं, कादीपुर, सुल्तानपुर, फिर इलाहाबाद, उसी माटी में मेरा भी जन्म हुआ, उसी आबो हवा में हम लोग पले बढ़े। और एक ऐसा इत्तेफाक आया 1975-76 में, जब हम इंटरमीडिएट कर रहे थे। और जैसा कि अखिलेश ने कई बार लिखा है और मैंने भी अपनी चर्चाओं में, संस्मरणों में इस बात का जिक्र किया है कि हम लोग सुल्तानपुर में गांव में भी 10 किलोमीटर के फर्क पर थे, और एक ही साथ बड़े हो रहे थे बिना एक दूसरे को देखे हुए। एक ही तहसील, कादीपुर तहसील। फिर सुल्तानपुर में मुलाकात हमारी होती है। उस समय मैंने देखा अखिलेश को कि वो साहित्यिक
साइकिल पर, साहित्य की साइकिल पर चढ़ना सीख रहे थे। और मेरे लिए एकदम से ये एक नया क्षेत्र था, बल्कि एकदम अनजाना। साहित्य के नाम पर प्रेमचंद की कहानियाँ, जैसा जनरली सामान्यतः सभी के साथ होता है, प्रेमचंद की कहानियाँ और भक्तकालीन कवि तक ही सीमित थे। हम लोग उसी को साहित्य समझते थे। और ऐसे मोड़ पर अखिलेश से भेंट हुई। अखिलेश से भेंट ही नहीं हुई, अखिलेश के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि वो, उनका व्यक्तित्व ऐसा है। बस एक बार बातचीत हुई और हम लोग मित्र बन गए। उम्र मात्र 15 साल। अब इसमें एक दोस्ती या मित्रता का जो अर्थ है 1975 और 76 में, उन्हीं अर्थों में इसको देखें। लेकिन उसमें से एक जो साथी है वो साहित्य की तरफ एकदम उन्मुख हो चुका है। वो फिलहाल तो बहुत चर्चा में है। अक्स उनकी जो किताब आई है संस्मरणों की, और चर्चा में हमेशा रहते हैं अपनी लेखन की वजह से भी, और तद्भव के संपादक के वजह से तो खैर हर 2-3 महीने में पूरे जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं और तद्भव को पढ़ते हैं, तो एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर उनके बारे में बातें होने लगती हैं। वो अलग है, लेकिन चर्चा में वो उस वक्त भी थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि जो 15-16 साल के हम लोग, उनमें जो जितने भी लोग थे, मेरा अपना था कि पढ़ने में लोग कहते थे पढ़ने की तरफ झुकाव, मैंने अच्छे स्टूडेंट। अखिलेश अपने आप भी मानते हैं और हम लोग जानते हैं, कहने नहीं, एक मीडियोकर स्टूडेंट थे, साइंस के विद्यार्थी थे, मैं आर्ट्स का था, मीडियोकर स्टूडेंट थे। लेकिन लिखने पढ़ने से उनको बड़ा शौक था। हुआ ये कि जो सुल्तानपुर की ज़मीन है, वो तो ऐसे भी बहुत वहाँ दावा करते हैं कि अमेठी के आसपास ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का बहुत अल्पसंख्यक हिस्सा, अंश उसका लिखा। बगल में ही जायस एक जगह है छोटी सी, सुल्तानपुर से एकदम सटा हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अवधी के लोग, मतलब वहाँ पर ये अवधिवासी जो बड़े साहित्यकार भक्ति काल में हुए हैं, वो उसका एक बैकग्राउंड तो है ही। फिर हम सभी जानते हैं वहाँ शिवमूर्ति जी ही, वहाँ संजीव जी, मान बहादुर सिंह, अरविंद कुमार सिंह और बहुत से। तो एक ज़मीन है, एक माहौल है, एक साहित्य की खुशबू है जो वहाँ शुरू से है। और वहीं पर हम थे 15 साल की उम्र में, पढ़ाई कर रहे थे। और अखिलेश थोड़ा पहले से वहाँ आ गए थे, कादीपुर से शिफ्ट होकर के ही लोग वहाँ आ गए थे। हमारी मुलाकात इस तरह हुई कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तो चल ही रहा था। इसी में एक डिक्टेटर ने अपना सर उठाया था और उसके बारे में हम सभी कीर्तिगान करते थे, हम सभी भाषण देते थे, और उसकी महिमा, उसकी आभा से सभी आक्रांत थे। 75-76 का ज़माना। और एक वाद विवाद प्रतियोगिता, वहाँ पर एक पंत स्टेडियम एक जगह है जिसके अंदर एक इंडोर हॉल है, उसके अंदर ये वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई, जिसका शीर्षक था, टॉपिक था, जिसके पक्ष या विपक्ष में हमें बोलना था कि महिलाएं देश का शासन पुरुषों से अच्छा चला सकती हैं। इसी तरह का कोई विषय था, लगभग यही था। तो इसके पक्ष या विपक्ष में बोलना था। अखिलेश, जो वहाँ का सबसे अच्छा सरकारी स्कूल, जिसमें
अच्छे बच्चों का भी, बहुत सारे अच्छे बच्चों का एडमिशन भी उसी में पढ़ते थे। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC जो वहाँ का है उसमें थे, और हम जो वहाँ का दूसरा सबसे अच्छा कॉलेज उसमें थे, MGS में। तो हम अपने कॉलेज की तरफ से और ये अपने कॉलेज की तरफ से वहाँ डिबेट बोलने आए थे, और कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी थे हमारे, पर अभी हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। वहाँ पर एक मुकेश कुमारी गर्ल्स कॉलेज है, इंटर कॉलेज, बहुत ही मशहूर, बहुत बड़ा। वहाँ की लड़कियाँ भी आई थी, कुछ डिग्री कॉलेज के भी लोग थे, संत कबीर डिग्री कॉलेज कादीपुर, वहाँ के भी लोग थे। कॉमन था, इंटर से लेकर डिग्री तक के लोग उसमें बोल रहे थे। और हम सभी ने इस पर बोला, पक्ष में बोलने वालों ने बहुत ही नेचुरल था उनके लिए कि उस समय के जो डिक्टेटर थे उनके बारे में गुणगान करते, उनका पक्ष और उनके व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह से वो कड़े कदम से शासन कर रही थी, हमारी आज़ादी दांव पर थी। और उसके जो विपक्ष में थे लोगों ने अपनी बात रखी। खैर, इसके बाद जब वाद विवाद खत्म हुआ, हम लोगों को इनाम भी मिला और फिर बातें होने लगी। ये शुरुआती परिचय था। लेकिन मेरा ये कहना, मैंने उनको शुरू से देखा है, और इस परिचय पर मैं फिर आता हूँ। जब हम लोग दोस्त बन गए, फिर एक दूसरे के आना जाना शुरू हुआ, और मैं उस समय पढ़ता था अपनी किताबों के अलावा उपन्यास पढ़ने का शौक तो था, क्योंकि घर में उर्दू हिंदी इस तरह की, तो हमें भी चस्का लग गया था। लेकिन मेरा जो आस्वाद था, मेरा जो टेस्ट था, वो सीमित था जो पल्प फिक्शन है, जो चलताऊ किस्म के उस समय के, ऐसे हम अभी भी चलताऊ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी उनको पढ़ते हुए, उनसे आनंदित होते हुए, रोते गाते हुए उनको पढ़ करके वो बड़ी हुई है, बूढ़ी हो गई। गुलशन नंदा, रानू, प्रेम वाजपेयी, ये सब ये मैं भी पढ़ता था उस समय, और साथ में मैं जासूसी उपन्यास भी पढ़ता था। थोड़ा सा अंग्रेजी उपन्यासों की तरफ भी, कहानियों की तरफ भी मेरा झुकाव था, खासतौर से डिटेक्टिव नॉवेल्स, ये सब भी मैं वो देखता था। लेकिन ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश कंबोज और वेद प्रकाश शर्मा, ये सब तो अखिलेश देखते थे। मेरे कमरे में ये किताबें एक दो रहती थी, खरीद कर तो मुश्किल होता था। याद है 30 पैसे में, 35 पैसे में सब किताब, फिर भी खरीदना मुश्किल था। लेकिन वो कोई एक छोटी सी ऐसी लाइब्रेरी थी इन्हीं किताबों की, तो वहाँ से मैं लाता था। तो ये कहते थे ये क्या पढ़ते हो, ये क्या है, इसमें क्या होता है? तो मालूम तो उनको था कि इसमें क्या होता है, तो हम बताते थे कि ये सब बड़ी मज़ेदार होती हैं, इन पर कुछ पिक्चरें भी बनी हैं, और खाली समय में इनको पढ़ के बहुत आनंद आता है। तो उन्होंने उस समय उन्होंने एक किताब शुरू की थी अपनी, वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुर्सेन की। तो इसको पढ़ो, तुम तो पढ़ने में होशियार हो, तो पढ़ने का टेस्ट बदलो, ये सब छोड़ो। मैं छोड़ तो नहीं पाया, लेकिन मैंने आचार्य चतुर्सेन को ट्राई किया। वैशाली की नगर वधू, भाषा, एक नया तेवर, एक नया टोन, एक नई जमीन उसमें देखने को मिली। तो मैं ज्यादा उसमें मेरी रुचि ज्यादा बढ़ी तो नहीं, लेकिन मैं सोचने लगा कि अच्छा, ये भी पढ़ा जा सकता है, इस तरह की भी किताबें हैं, इतनी कड़ी हिंदी में लिखी हुई, और ये लड़का ये कैसे पढ़ता है इन सब चीजों को। और बराबर फिर ये मैंने लौटा दिया। लेकिन मैं सोचना शुरू किया कि ये इस तरह का अगर कहीं किताबें हैं तो इसको शायद अच्छी होंगी, तभी ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, इनकी संगत भी अलग थी, दो पैरेलल। एक तो हम जैसे लोगों के साथ इनकी दोस्ती, डेली शाम को हम लोग मिलते थे, हम इनके घर चले जाएं या हमारे, और बातें हम लोग करते थे, डिस्कशंस करते थे। उस समय
राजनीति पर भी बात करते थे, इमरजेंसी थी तो उस पर भी बातें करते थे और बहुत सारी बातें चलती रहती थी। लेकिन साथ में एक साहित्य का भी इनका पुट आता था, जहां मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। बगल में एक कमला जी थी हमारे, हाँ, तो उनके यहाँ एक साहित्यिक गोष्ठी शाम की हुई है, वहां कहते थे अच्छा अब कमला जी के यहाँ जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। अब देखते थे उसमें कुछ बूढ़े लोग, कुछ हम लोग, नेचुरली हम लोग 15-16 साल के थे, तो वैसे लोग, तो हमें ये सोचने में कि ये इन लोगों के साथ कैसे कैसे ये अपना ये तालमेल बैठा पाते हैं, क्यों जाते हैं, इनके पास क्या सीखते होंगे, क्या बात करते होंगे। खैर इनकी आदत थी ये जाएगा। मैं आज सोचता हूँ कि दरअसल अखिलेश शुरू से ही लेखक बनना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं, उस चीज को मैंने देखा है। उसके अलावा और कुछ कोई शौक ही नहीं था, लिखते रहते थे, पत्रिकाओं में भेजते थे, उस समय सभी पत्रिकाओं में ट्राई करते थे, और जो बनना चाहते थे वही ये बन गए। अब उसमें बहुत सारी स्ट्रगल आए, बहुत फकीरी भी झेली, मस्त मौला तो शुरू से ही थे, खिलंदड़ा स्वभाव तो उनका था ही था, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ भी नहीं सोचा, और यही बनना चाहते थे, यही बन गए। और इससे अच्छा क्या होगा कि किसी का कोई पैशन हो, कोई जुनून हो, और वही जुनून, वही शौक, वही ज़ौक, वही रुचि उसके रोजी रोटी का भी रास्ता बन जाए। तो अखिलेश के बारे में ये सही हुआ, उसी से रोटी रोजी रोटी, उसी से, उसी साहित्य को पेशा भी बनाया, और इसमें कोई बुराई नहीं है। साहित्य को रोजी रोटी का रास्ता भी बनाया, पूरी ईमानदारी के साथ वो उसी में लगे रहे, उसी से इन्होंने घर बनाया, उसी से कार खरीदी, और वो एक अलग कहानी है कि किस तरह अपने संघर्ष और किस तरह इनके परिवार ने इनका साथ, इनकी पत्नी, बच्चे, इनके तदबों में पूरा परिवार इनका लगा रहता है अभी भी, मालूम है। तो ये एक बड़ी बात है। एक बार वी.एस. नायपॉल ने कहा, उनकी जो किताबें आती थी, अभी भी आती हैं, उसमें जो पब्लिशर की तरफ से एक नोट होता है, उसमें लास्ट लाइन होती है कि वी.एस. नायपॉल फॉलोड नो अदर वोकेशन, कि वी.एस. नायपॉल ने कोई और काम नहीं किया एक्सेप्ट राइटिंग। अब ये बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन वी.एस. नायपॉल के बारे में पब्लिशर ये लिखता था, हर किताब में नोट में होता था, ही फॉलोड नो अदर वोकेशन। तो ये बात हम कभी-कभी अपने मित्र के बारे में भी सोचते हैं कि किसी भी तरफ इन्होंने कोई ध्यान नहीं, ऐसा नहीं कि बैंक में है और साथ में लिख भी रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि वो नहीं जा सकते थे। ये आपने उनकी कहानियों में, उनके संस्मरणों में देखा कि नौकरी किस तरह से उनके साहित्य में आई है, बेरोजगारी किस तरह से साहित्य में आई है, लेकिन नौकरी पाने की बहुत सारी शर्तों को वो ठुकराते गए। अब वो फिर वो एक अवधि जो मिजाज होता है, सुल्तानपुर वैसे भी अवध का दिल है, और वो जो एक तरीका होता है कि ठीक है नहीं दे रहे हो तो जाओ, ठीक है नहीं देते हैं। अब आप देखें चिट्ठी कहानी, बीच में मैं ले आता हूँ, चिट्ठी कहानी में किस तरह से दोस्त आपस में कहते हैं कि ठीक है हम लोग चिट्ठी नहीं लिखते हैं, बेकारी बेरोजगारी के दिन, अन्वेषण में भी इसका जिक्र है, इनकी कई जगह। लेकिन उसका विकास आप देखते हैं, जब शापग्रस्त कहानी में वर्मा कैरेक्टर जो है वो नौकरी को छोड़ रहा है, लात मारने की कोशिश कर रहा है, वो इतना बोर हो गया, एक जो मध्य वर्गीय जो वो नौकरी पेशा आदमी है, वो जरा वो दृश्य अपने सामने लाइए। तो इनका अपना ही जो रचनात्मक विकास है कि नौकरी पाने की जो तलाश, और जो उसकी जो मांग थी वक्त की, परिवार की, और फिर एक ऐसा कैरेक्टर भी वो रचा जाता है जिसके लिए फिर वो इंडिया टुडे में जब वो छपी
तो तमाम पूरी जनरेशन, एक जनरेशन उससे लेखक बनने के लिए एक उतावली हो गई या उसको प्रेरणा मिली कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस अंदाज में भी लिखा लेखन और लेखक कोई जरूरी नहीं कि वो गंभीरता का, गांधीर्य का एक कचोला पहन करके ही वो लिखे और अपनी चीजों को लोगों के सामने प्रस्तुत करे। इन्होंने दिखाया एक नया, एक पूरी लाइन ही राइटर्स की खड़े हो गए जिन्होंने इसको, इस चीज को कोशिश की। और इसकी लदड़पन को हम हमारे जो बाबाए कौम हैं साहित्य के, प्रेमचंद में भी देखते हैं, लेकिन उसको सब लोग बरत नहीं पाए अच्छी तरीके। अखिलेश ने उसको पूरी तरह से नकल नहीं किया, एक अपनी मौलिकता के साथ वो लेकर के आए। हम लोग दो हमारे कल्चरल सेंटर्स थे, सांस्कृतिक केंद्र कह सकते हैं पढ़ने लिखने के, जो सुल्तानपुर में जिसने हमें मोल्ड किया। कच्ची मिट्टी के जो लोंदे होते हैं उनको एक शक्ल देने का वो माध्यम बने। एक तो खन्ना बुक स्टॉल एक वहाँ पर थी, और दूसरी जगह जो थी वो मेहता पुस्तकालय। खन्ना बुक स्टॉल में था कि उस समय 75-76 वो ज़माना तो पत्रिकाओं का ज़माना था, हिंदी, अंग्रेजी, साहित्यिक, गैर साहित्यिक, फिल्मी, खेलकूद, बहुत ही रिच कलेक्शन उनके यहाँ होता था। और खुद भी पढ़ते रहते थे, अखबार तमाम तरह के आते थे उनके यहाँ। तो हम लोग वहाँ ये इन्हीं के साथ जाना शुरू किया, क्योंकि ये जाते थे। खन्ना जी से उनका थोड़ा परिचय भी था, खन्ना जी का छोटा भाई उन लोगों के साथ पढ़ता था। तो वहाँ जहाँ पैसे होते नहीं थे, खन्ना जी मना भी नहीं कर, खड़े खड़े हम लोग अपने मन के जो टॉपिक्स होते थे, मुझे याद है कितने आर्टिकल्स हमने वहाँ, कितने लेख, आलेख, कहानियाँ खड़े खड़े पढ़ लेते थे वहाँ पर। और वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, बातें होती थी, खड़े चर्चाएं होती थी। वो एक केंद्र, एक ग्रेविटी जो था वो सुल्तानपुर का बस अड्डा वैसे भी मशहूर, वही एक सेंट्रल प्लेस है वहाँ का, केंद्रीय, और पूरे सुल्तानपुर की केंद्रीयता, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो साहित्य, उसी के इर्द गिर्द वहीं लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना ये होता था। तो उस खन्ना के यहाँ हम लोग भी 15 साल की उम्र में बड़ों के साथ, फिर वहाँ कुछ चाय की दुकानें थी जहाँ बड़े लोग जो हमसे सीनियर थे उनके डिस्कशंस। लेकिन अखिलेश का इनमें कई लोगों से परिचय था उस समय भी। ये ताज्जुब की बात है कि इस उम्र में कई लोगों से उनका परिचय था। दो वामपंथी लोग भी वहाँ बैठते थे, कुर्ताधारी और वो बैग लटकाए हुए लोग, उनसे भी उनके। तो हम तो साथ में रहते थे, हमारा ज़्यादा समय भी देते थे, समय नहीं दे पाते थे हम लोग। तो एक दूसरी थी मेहता लाइब्रेरी, वहाँ भी ये पहले से मेंबर थे और हमें ले गए, उन्होंने दिखाया वहाँ की जो शांति, पढ़ने का जो एक माहौल, शाम के वक्त जो एक सन्नाटा, वो अभी तक मुझको लुभाता है, वो बुलाता है अपनी तरफ कि किस तरह से लोग बैठे रहते थे, अखबार पढ़ रहे हैं, नोट बना रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। जाते थे तो फुर्सत मिलती थी तो हम लोग भी वहाँ जा कर के, मेंबर्स नहीं भी हैं तब भी वहाँ आप बैठे रहते थे। तो वो एक लत तो इनको थी, और वो धीरे धीरे इनके साथ रह करके हमको भी वो लगी। तो वहाँ से वहाँ से किताबें इशू होती थी, किताब इशू करा के, ये बड़ी गंभीर किताबें उस समय भी बहुत सारे, उस समय कालिया जी से उस समय ये मिले नहीं थे, क्योंकि बाद में हमने संस्मरण पढ़ा, और बाद में जब हम लोग एक दूसरे से थोड़ा दूरी भी हो गई, अलग अलग रास्ते हो गए, हम पहले इलाहाबाद चले आए, ये बाद में आए, फिर वहाँ हम भी बिजी थे तैयारी में, ये अपने इनका एक सर्कल था, तो बहुत कम मिलना जुलना हो पाया। लेकिन जो फॉर्मेशन, जो निर्मित हुई सुल्तानपुर के उस मेहता लाइब्रेरी, खन्ना बुक सेंटर पर, वो मुझे याद है कि इन्होंने
जब हम लोग डिबेट में जहाँ दोस्ती हुई थी, 2-3 बातें मैंने गौर किया। बाद में जब मैंने लिखना शुरू किया तो फिर से मैंने गौर किया कि क्या बात थी, क्योंकि अखिलेश उस समय मैंने जब शुरू किया अखिलेश बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और मैं कई बार पता भी करता था। बीच में जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, खन्ना बुक स्टॉल हो गया, खन्ना जी थोड़ा बूढ़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा, अरे भाई अखिलेश तो बहुत बड़ा लेखक हो गया है, बहुत ये हो गया है। तो मुझे मालूम था कि ये करेंगे कुछ बड़ा इसमें। काफ़ी लंबा गैप हो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से सफ़र करते हुए कहाँ पहुँच गए थे। तो उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा लेखक हो गया। खैर फ़ोन नंबर नहीं मिला फिर, लेकिन उसी समय ये जब हम लोग छोटे थे तो ये कहानियाँ भेजते थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो इन्होंने एक कहानी अपनी भेजी थी, मैंने इसको बाद में गौर किया इस बात पर। और वो कहानी की पहली लाइन मुझको याद है। और कभी मैंने इनसे बात किया कि भाई याद है तुमको, तो ये सोच में पड़ गए, शायद भूल भी गए हों। तो स्वतंत्र भारत एक अखबार आता था, उसका एक साप्ताहिक विशेषांक हुआ करता था जिसमें साहित्य के बारे में एक पेज होता था। तो पहली कहानी जो बाद में तो सारिका में छपे और जगह 1 ही 2 साल के बाद, लेकिन जो पहली कहानी उसमें छपी तो मुझे पहला सेंटेंस जो उसका पहला वाक्य वो याद पड़ रहा है कि पहला वाक्य उस कहानी का, मैं खन्ना जी के यहाँ सुबह-सुबह गया अखबार देखने के लिए। इन्होंने बताया था कि उसमें मैंने भेजा है। तो और मैं सुबह पहुँच गया और देखा इनकी कहानी छप गई। इतवार का दिन था। मैं भागा इनके घर, लाइन के उस पार ये एजुकेशन लैंड कॉलोनी थी जहाँ ये लोग रहते थे, इनके पिताजी। तो मैं भागा गया और ये बताया कि भाई तुम्हारी कहानी छप गई। और हम लोग फिर वहाँ से उसी तरह दौड़ते, हाँफते, कूदते हुए आए। मतलब अगर वो बीच में भैंस पड़ गई, गाय पड़ गई, कुत्ता पड़ गया, सबको डाँटते पहुँचे वहाँ पर और जल्दी-जल्दी उसको देखा गया। और क्या खुशी, क्या आलम, पहली कहानी, नाम और वो। तो उसकी पहली पंक्ति थी, जितनी खुशी इनको हो रही थी उतनी खुशी हमको। अरे अच्छा मेरा दोस्त इसकी कहानी छपी है, मैं बता सकता हूँ हम लोगों को। वहाँ पर जो पहली लाइन थी वो थी कि वो धरती का सीना चीर रहा था, फिर भी धरती उससे खुश थी। मैंने बाद में मैंने उसी समय इनसे पूछा कि भाई ये मतलब क्या है इसका। वो धरती का सीना चीर रहा था, धरती फिर भी धरती उससे खुश थी। उन्होंने कुछ हमको बताया, समझाया होगा, ज़्यादा मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन बाद में जब मैंने इनको और पढ़ा सारी किताबें, और ये करीब मैंने पढ़ा होगा उसमें मैं 15 साल का था। ये 40 साल की उम्र के बाद फिर से जब मुलाकात हुई और सब जान पहचान सारी किताबें इकट्ठा की, तब मैंने इनको जब पढ़ा तो वो कहानी खैर शुरुआती कहानी इनके किसी संकलन में नहीं है, वो भी मैंने किसी में नहीं देखा। कई कहानियां हैं जो शायद संकलन में ना हो। तो मैं सोचता था कि मैंने सोचना शुरू किया कि वो लाइन मुझे अभी भी याद है। तो ये जो चीरना और खुश होना, ये जो चीर और खुशी में जो एक अंतर विरोध है, दोनों एक ही शब्द में एक ही वाक्य में उसको लाना और फिर उसमें एक सामंजस्य बना के ये ये लिखने की एक एक ये जो कला है, ये वो 15 साल की उम्र में उसको साथ रहे थे। दूसरी चीज़ उसी समय की जो इनकी समझ के बारे में, तो जो जिसने नज़रिया बदला, अच्छा किसी चीज़ को इस तरह भी देखा जा सकता है, किसी चीज़ को ऐसे भी पेश किया जा सकता है। ये मुझे अच्छा लगा। जैसे जब वो डिबेट जो मैंने बताया डिक्टेटर से प्रभावित वो जो विषय था कि महिलाएं शासन अच्छा चला सकती हैं, और बहुत भीड़ थी उसमें से कार्यक्रमों, बट जबकि स्टूडेंट्स का था, लेकिन पूरा इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा था। उसमें तमाम बुद्धिजीवी, तमाम कॉलेज के लोग, तमाम आम लोग उसमें बैठे हुए थे, दूर दूर से आए हुए। और उसमें जो चीफ गेस्ट थी वो महिला
थी वहाँ के कलेक्टर की वाइफ, डॉक्टर रजिया हुसैन, जो डॉक्टर भी थी, मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो सदर हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर भी थी। तो कई तरह के कार्यक्रमों में जाया करती थी, वो मुख्य अतिथि थी। और जजेस में जो निर्णायक मंडली थी उसमें एक थे प्रोफेसर हसीन अहमद, जो वहाँ का एक मशहूर कॉलेज है जिसमें अखिलेश ने अपना ग्रेजुएशन भी किया है, उसमें इंग्लिश के प्रोफेसर थे। हम लोग तो इंटर में थे, लेकिन वहाँ से वो बुलाए गए थे। तो मैं याद है उन्होंने एक शेर पढ़ा, जब अपना उनका जजमेंट देने का आया, तो एक जो जजेस अपनी बात रखते हैं, उसी बात रखने के दौरान उन्होंने जो ये टॉपिक था कि महिलाएं अच्छा शासन चला सकती हैं, और बहुत सारे लोगों ने बहुत तारीफ की। डिबेट वालों ने तो पक्ष विपक्ष में बोला, लेकिन बहुत और वक्ता थे जिन्होंने उस वो डिक्टेटर महिला की खूब तारीफों के पुल बांधे। तो जैसा आज भी होता है, इस समय से आप जोड़ करके चीज़ों को देख सकते हैं। तो उन्होंने एक शेर पढ़ा हसीन साहब ने, वो बशीर बद्र का। बशीर बद्र भी उस वक्त एकदम शायद नौजवान शायर थे, हम तो बहुत बाद में उनको जाने, लेकिन बाद में जाने वो शेर की एक ही लाइन मुझको एकदम आखिर तक याद रही। लेकिन आज मैंने उसको देखा तो मैंने कहा अच्छा देखते हैं उसकी दूसरी, तो मैंने उस पर गूगल पर दिया तो आ गई लाइन। उसकी जो नीचे वाली लाइन थी कि जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो पहली लाइन, अब ये लाइन मुझे याद रह गई थी, और ये लाइन ही उसकी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो उन्होंने कहा। लेकिन पहली लाइन ये थी कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये उन्होंने रेफरेंस में कहा था। जब उन्होंने कहा, और उसी वक्त वो मुस्कुराई, हमारी चीफ गेस्ट साहिबा महिला थी, और वो कह के उनकी तरफ देखे, और बैठे को मुझे याद है उन्होंने बैठी शब्द को तोड़ करके, बदल करके उन्होंने ये कहा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठी हो वो टूट भी सकती है। तो वो मुस्कुराई। फिर उन्होंने, जैसा शायर लोग या शेर कहने वाले, दोबारा उन्होंने दोहराया, और वो इस तरह से एक दोनों के बीच में बैठे बैठे कनेक्ट एक बनता हुआ दिखाई पड़ा। खैर इस बात का लोगों ने बहुत मजाक बनाया कि हसीन साहब ने बड़ा अच्छा शेर पढ़ा, और मैडम को उन्होंने ऐसा कह दिया कि जिस शाख पे बैठी वो टूट भी सकती है। बाहर निकल के हम लोग, जो हम अखिलेश और बाकी सारे जो उस उम्र के लोग थे कॉलेज के, वो वही पहली हमारी मीटिंग भी थी। मैं अखिलेश को देख रहा था, कुछ बातें हल्की फुल्की हुई, फिर मैं देख रहा था कि इनके अंदर एक अलग तरह का था। तो लोग, लड़के और कह रहे थे, देखा ये दोनों लोग ये अफवाह फैलाई गई थी कि ये प्रोफेसर हसीन साहब और ये मैडम शादी से पहले ये लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, और इस तरह का शेर इन्होंने इन्हीं के लिए पढ़ा है, और इस तरह की बातें, और हम लोग मजा ले रहे थे। तो अखिलेश ने कहा नहीं समझते, ये उनके लिए नहीं कह रहे थे। तो उन्होंने कहा और किसके लिए कह रहे थे? तो इन्होंने कहा कि ये उस डिक्टेटर के लिए कह रहे थे, और किसी डिक्टेटर को कहने का यही तरीका है, किसी डिक्टेटर पे कमेंट करने का यही तरीका है, नहीं तो मीसा के अंदर बंद करके जेल भेज दिए जाओगे। बात आई गई हो गई, लेकिन मेरी आंख खुली कि किस चीज को आप किस बारीकी से कैसे देखते हैं। लड़का ऐसे देख रहा है इसको, हम लोग तो समझ रहे थे उन्होंने डॉक्टर रजिया हुसैन के लिए कहा है, और ये उसको 15 साल की उम्र में ये एक बात जो मुझे जो लगी वो ये। और एक जो मैंने आपको बताया कि वो धरती का सीना चीर रहा था, और फिर भी धरती उससे खुश थी। 15 साल का तरुण किशोर ऐसी लाइन को और इस इंटरप्रिटेशन को दे रहा है कि अगर किसी डिक्टेटर के बारे में कहना है तो इस तरह से ही कहा जा सकता है कि जिस शाख पे बैठे हो। बाद में हमने उसको मिलाया कि अच्छा 1 ही साल के बाद
फिर उनका अंत हो गया था 1-2 साल के बाद। तो ऐसी बातें थी जो मुझे प्रभावित की। शायद ये हम लोगों के बीच में दोस्ती का एक सेतु और पुल बना। इस बीच में फिर अखिलेश चले गए, हम इलाहाबाद चले आए, फिर हम लोगों का कनेक्ट खत्म हुआ। इंडिया टुडे में कहानी पढ़ करके, देख करके, फिर इस बीच हमने कुछ लिखना शुरू किया अंग्रेजी में। इनको फ़ोन मिलाया, बातचीत हुई और इनको मैंने किताब भेजी, तो इन्होंने एक सलाह दी कि तुम हिंदी में अगर इसको करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कालिया जी के कॉन्टैक्ट में इन्होंने मुझे रखा, मैंने हिंदी में कुछ लिखा, कालिया जी को पसंद आया और फिर एक मेरा भी रास्ता। पर मैं इनसे बराबर पूछता था, तो मैंने कहा तद्भव में कैसे, अपने मन में सोचा, मैंने कहानी भेजी, इन्होंने लौटा दिया और लौटाते रहे। फिर एक कहानी इनको मौसम पसंद आई, फिर इसी तरीके से फिर बाद में चोर सिपाही। लेकिन कई लोगों को ये है, ये समझौता इस चीज़ से, अब तो खैर जग जाहिर बात है समझौता नहीं करते हैं, लेकिन ये किसी के साथ, ये बात सही है, किसी के साथ व्यक्तिगत दोस्ती, व्यक्तिगत मित्रता अपनी जगह है और तद्भव की मर्यादा, तद्भव का मयार, तद्भव का स्तर बनाए रखने के लिए चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जिससे दोस्ती तोड़नी पड़े, ये मालूम होगा। इसलिए हमें भी मित्र लोग भी समझते हैं, वो सीमा नहीं लांघते हैं किसी चीज़ की। कहानी भेजिए, तुरंत पढ़ने के बाद करेंगे भाई इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, इसको घटाओ। अब आपको मंजूर है तो आगे बढ़िए, आप उस तरह करते हैं तो करें, और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए तमाम पत्रिकाएं पैदा हुई, चली गई, खत्म हो गई, उनको हल्के ढंग से लिया जाता है, उसमें तमाम गॉसिप्स होती हैं और लोग करते हैं, बंद होती हैं, चलती हैं, फिर शुरू होती हैं, लेकिन तद्भव किसी चीज़ की मोहताज नहीं है। अगर तद्भव मोहताज है तो वो सिर्फ अखिलेश की मोहताज है। अखिलेश उसकी रिसोर्सेज, संसाधन जुटाते हैं और उसके लेखक वो चुनते हैं, और कहाँ-कहाँ से चुन के लाते हैं वो लेखक, रचनाकार, रचनाएँ। ये ये एक मौजज़ा है, जिसे कहते हैं कि ये एक करिश्मा है। इस स्तर का ये हम थोड़ा अंग्रेजी भी पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की बहुत बड़ी जो स्टैंडर्ड पत्रिकाएं हैं, वो उस टक्कर की पत्रिका है। हमको लगता है कि उसको जितना मान मिलना चाहिए वो और मिलना चाहिए। ये धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है हिंदी साहित्य के लिए या किसी भी साहित्य, किसी अदब के लिए। आप समझे कितनी डिटैचमेंट के साथ, कितने सेल्फलेस ढंग से, बिना किसी फेवर के, बिना किसी लाग लपेट के वो चीज़ें उसमें छापी जाती हैं। और उसमें छपने का मतलब है कि आप लेखक हैं, आप अराइव कर गए हैं, आप आ चुके हैं फील्ड में, आपका अराइवल हो गया है उसमें छपने में। इसमें कोई हमारे दोस्त हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये सब लोग मानते हैं इस बात को, सब लोग मानते हैं। जिस तरह से जो अंक निकलते हैं और जो उसके अंदर जो मणि, जो रत्न उनके अंदर हैं, जो बौद्धिकता उसके अंदर है होती है, वो संजोते हैं, लाते हैं, और उसके साथ मेहनत जो करते हैं, जो ईमानदारी बरतते हैं, ये सीखने वाली बात है इस उम्र में। और बहुत पहले उन्होंने निकालना शुरू किया। जिस इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है, बहुत कम लोग होंगे। वैसे तो संपादक सरकार की उसमें भी पत्रिकाओं में भी रहे और संपादन किया एकदम युवावस्था में। महाविशेषांक कहानी का सब कुछ उन्होंने किया, बड़े बड़े राइटर्स को संपादित किया, उनको ये किया। लेकिन इस चीज को करना उस उम्र में और उस स्तर से शुरू करके और उसको मेंटेन रखना, बनाए रखना, इसमें कहाँ कहाँ से गुजरते होंगे ये समझने की बात है। तो हमारा मिलना पहला जो हुआ वो ऐसे हुआ कि हम लोग बात फोन पर करते थे और इनसे गाइडेंस लेते हुए लिखने लगे, और लोगों ने पहचाना भी, थोड़ी पहचान मिली लू कहानी से, जिसको
और ये अपने, ये भी आप समझ लें, अपनी प्रशंसा में भी ये अतिरेक नहीं करते हैं। अगर कोई उम्मीद कर रहा हो कि कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, और ना इस तरह के अपने बारे में भी इसकी आशा नहीं रखते हैं। हमें, मैं जानता हूँ, अपने बारे में भी आशा नहीं रखते हैं कि लोग इनके इनकी प्रशंसा करते करते रहे, इसकी कोई उम्मीद नहीं होती है। तो अलग वही उनका अवधि मिजाज है। करो, अच्छा लगता है बोलो, नहीं बोलो तो अपने घर रहो, कोई बात नहीं। तो प्रशंसा भी अतिरेक नहीं करते हैं। लेकिन कभी हाँ, ये तो बड़े चोर सिपाही पढ़ करके इन्होंने कहा, फोन किया, कहा आरिफ खत्म किया और इसको छापेंगे। इस उसी वही एक कहानी है जो मेरी वहां छपी है, जिसमें बिल्कुल कोई परिवर्तन का संकेत इन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा आंखों में आंसू आ गए हैं, इसको पढ़ करके भर गई है तबीयत, एकदम गला भर आया है और मैं छाप रहा हूँ। बाकी और चीजों में हर कहानी मेरी जो है कई बार लौटा, हर कहानी 2-3 ही छपी है, हर लौटाई गई है, उसमें करेक्शन कराया गया और तब कहानी अच्छी बनी भी है। तो इस तरह से होता रहा। तो मुलाकात का ये हुआ कि अब मिलते हैं, बात हो गई। तो मुझे जाना था दिल्ली, तो मैंने ऐसे बनाया कि लखनऊ करीब 30 साल या 25 साल के बाद की मुलाकात हो रही थी। तो मैंने बनाया कि ट्रेन से आते हैं और वहाँ से हम शताब्दी पकड़ के दिल्ली जाएंगे और आ जाओ। तो मैंने कहा क्या लाएं तुम्हारे लिए समस्तीपुर से, यहाँ लीची बहुत मशहूर है। लीची, तो लीची उन्होंने कहा मेरा पसंदीदा फल है। लीची लेकर के हम पहुंचे और इत्तेफाक से ट्रेन लेट हो गई। ये खड़े थे स्टेशन पर, फिर मालूम हुआ कि जो दूसरी ट्रेन से दिल्ली जाना है बस वो अब छूटने वाली है। और कई, और लखनऊ के स्टेशन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, वो कौन सा था जिसमें हमको कम से कम भागते रहे हम लोग। मतलब एक बस पहुंचे और लीची हमने थमाया और गले मिले हम लोग और भागना शुरू कर दिए उस स्टेशन की तरफ, उस प्लेटफॉर्म की तरफ। और बस चल रही थी गाड़ी, उसमें घुस गए। कोई बात, कोई चीज, कुछ भी नहीं। खैर वहां पहुंचे, उसके बाद फिर तमाम मुलाकातें हुई, तमाम मीटिंग्स में और गोष्ठियों में। फिर लखनऊ से लेकर के दिल्ली, लखनऊ और तमाम जगहों पे, बॉम्बे में भी एक बार मुलाकात हम लोगों की हुई, और वर्धा, बहुत सारी मुलाकात। फिर तो घर भी आना जाना सारा शुरू हुआ। इस तरह से बनते रहे। जो खास बात और जो मुझे कहना मैं चाहता हूँ, एक इनकी जो शैली, जो भाषा, जो ये सब तो एक चीज़ें हैं ही, जो मैं जो पसंद करता हूँ। और उसमें ये भी बात सही है, कुछ कहानियाँ लोगों को नहीं पसंद आई होंगी, नहीं पसंद आती हैं, अलग बात है। और होता ही है, सभी सभी लेखकों के साथ होता है कि कुछ दबाव में लिखी जाती हैं, कुछ मांग पर लिखी जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो सभी कहानियों में जो एक खास बात है वो है एक सादगी जो भाषा की है। भाषा की सादगी में कलात्मकता, मतलब सादगी में इतनी शक्ति होती है, उसमें अपने ढंग से ये जो नैसर्गिक जो इनका टोन है, वो उस तरह से जब ये लिखते हैं, वही इनकी ताकत है। अपने यथार्थ को, वास्तविकता को, जो जो इन्होंने अपने परिवेश से पाया, जो अपने आबो हवा से ग्रहण किया, उसी तरह से लिखते, बनावटी नहीं है। कोई चीज बनावटी भाषा में बना बना करके नहीं है। जहाँ साहित्यिक बात, गंभीर बात लिखना होता है, उसी एक पेज में आप दोनों तरह की चीज देखेंगे। अक्स पढ़ गया तो आप देख लेंगे, जब साहित्य की बात कर रहे हैं, किसी विमर्श की बात कर रहे हैं, कहीं पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना रहे हैं, एकदम सुंदर, सटीक और स्तरीय भाषा आपको मिलेगी। कहानी कर रहे हैं, संस्मरण बता रहे हैं, किसी चरित्र को दिखा रहे हैं, वो भाषा आप देखिए। किसी स्थिति को बता रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, अन्वेषण उपन्यास है, मैं पहली बार पढ़ रहा था, देख रहा था उसको। तो उसमें पात्र जो है, और वो बहुत कुछ आत्मकथात्मक भी है। वो लौटता है घर, पिताजी डांटते हैं
और कब तक ऐसे घूमते रहोगे, कब तक पैसा भेजा जाएगा, ऐसी बड़ी नौकरी नहीं है, बहन भी है और ये है, इस तरह से कैसे चलेगा काम। काफ़ी ये दुखी होते हैं। और फिर वहाँ वर्णन करते हैं, बहुत छोटा सा वर्णन है, आप उसके आगे आप खुद उसके भाव को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं वहाँ पर। वो ये है कि जब डांट खा करके अंदर जाते हैं तो माँ ने खाना परोसा। अब वहाँ ये लिखते हैं, माँ ने खाना दिया, खाना अच्छा था, दाल अच्छी थी, रोटी अच्छी थी, सब्जी भी अच्छी थी। आगे मैं पढ़ता गया, वहां लिखा नहीं था, माँ अच्छी है, बाबूजी भी अच्छे हैं, मुझे नौकरी नहीं मिली, भाई इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे क्षमा करें। आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं, कई पाठक आगे बढ़ा सकते हैं। वो छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे वाक्य जो इन्होंने एक उपन्यास में, इसमें इसी के लिए जब आप सादगी में शब्दों की जो संयोजन करते हैं, वो इसी को मैं कहता हूँ सादगी की कलात्मकता है। इसमें मैकेनिकल नहीं है, सोच सोच के वाक्य नहीं बनाए, और स्थिति ऐसी बना देते हैं लेखन में कि तब आप पढ़ करके आपको रुलाई आती है, आप विलाप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो हंसाने, कई जगह कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं। मैं आपको बताऊं, अक्स में देवी प्रसाद त्रिपाठी डीपीटी के बारे में इन्होंने लिखा, एकदम सही चित्रण। एक प्रसंग है जिसमें ये बुलाए, ये लोग एक दो दोस्त मिलने जाते हैं और किस तरह टाल मटोल कर रहे हैं, इनके अपने गांव के बड़े भाई जैसे हैं, वो मानते भी हैं, लेकिन उनकी अपनी भी मजबूरी है, क्योंकि कनेक्शंस तो उनके बहुत हैं, काम नहीं हो पाता। लेकिन जैसा होता है, हाई लेवल कनेक्शंस, जेब में पैसे नहीं, और ना वो किसी से क्या, वो भी नहीं कह सकते हैं, उनके सामने भी यही बात थी, हाँ सबको कर लेंगे, लेकिन बस वो अवध वाला के ज़्यादा वो भी नहीं, इसलिए सब नौकरी की तलाश में जाते थे, ये भी गए होंगे, और वो इंतज़ार करा रहे हैं, फिर कह रहे टैक्सी भी करके आ जाओ। अब इन लोगों के पास पैसे नहीं है, वो भी पैसे नहीं दे रहे हैं, इस जगह से उस जगह ले जा रहे हैं, उस जगह से इस जगह ले जा रहे हैं, और कोई भी साधारण पाठक ये महानुमान लगा लेगा कि अंत में तो डीपीटी ने पैसे नहीं दिए होंगे, पता नहीं लोग, लेकिन नहीं, अंत में डीपीटी पैसा देते हैं और अखिलेश अपनी लेखन में उसको ले आते हैं, जहां सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, फिर डीपीटी ने पैसा दिया आकर के, और पैसा ही दिया और कुछ नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, किसी से मिलवाया नहीं, कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं दिया, और हमेशा जैसे डीपीटी ऐसे ही थे। लेकिन वो वर्णन ऐसा है कि वो दौड़ते रहे, पीछे पीछे भागते रहे ये लोग, लगा पैसे नहीं है, लगा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो पैसे उन्होंने लास्ट में किराए भर के पैसे दे दिए। तो ये जो वर्णन है, सादगी में कलात्मकता, उसको लाना, उस दृश्य को उपस्थित कर देना वैसा ही, और सच्चाई के साथ ये इसको साधना, इसको बरतना, इसको अचीव कर लेना, ये बड़े लेखक की पहचान है। लेकिन चूंकि इनके सामने संपादक का जो दायित्व है, तद्भव समय से निकलनी चाहिए। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के समय में भी बराबर तद्भव आती रही, थोड़ा सा विलम्ब के साथ, और उसके साथ लिखना भी, इस बीच में एक उपन्यास भी इन्होंने अपना लिखा, और जो बहुत काफ़ी चर्चित हुआ, अंग्रेजी में उसका अनुवाद भी हुआ, और इतने लोगों से संबंध को बनाए रखना, और वो संबंध, इनके संबंध बनते तो हैं, लेकिन वो सिमट करके कुछ लोगों तक बड़े गंभीर हो जाते हैं, रहते हैं, और फिर जिसके साथ बनते हैं, लेकिन वो बड़ी ईमानदारी के साथ, वो बड़ी इसमें लॉयल्टी है। कालिया जी के बहुत सारे रेफरेंसेस दिया है, इनके मरने का, मरने से पहले का ये जो बात है, फिर ममता जी के साथ जो है, बाकी जो मुद्रा राक्षस जी, वीरेंद्र यादव जी, इसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत ही यारबास
शख्स हैं ये, और आपके लिए अपनी सीमा के अंदर रहते हुए कभी पीछे हटने वाली ये व्यक्तिगत भी बात है। उनके व्यक्तित्व का भी ये पहलू है जो मैंने दूर से भी, क्योंकि बहुत समस्याएं हम लोगों को भी अपने प्रोफेशन की, परिवार की होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिलना भी नहीं हो पाता है। लेकिन हर किसी, अभी हमारे बेटे की शादी में इन्होंने शिरकत किया और हमारी किताब का ये था, उसमें भी आए, बैठे वहाँ पर, लखनऊ से आए, रुके, बच्चों को आशीर्वाद दिया और वहाँ पर गए। जबकि हम बेटी की शादी में, लॉकडाउन का ज़माना था, नहीं जा पाए थे, मैं क्षमा मांग लिया था। तो ये दोस्ती और ये उसके साथ इसको अपनी लेखन को सभी के साथ जो इनकी दोस्तियां हैं, हम लोग तो बस उतने ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग साहित्यिक स्तर पर जो लंबी दोस्तियां हैं जिन लोगों के साथ, उसको भी निभाते हुए आगे चल रहे। एक जो चीज़ मैं जो लेखन के बारे में मैं बात, कई नए बड़े लेखकों को इन्होंने तैयार किया है, नीलाक्षी सिंह और पंकज मित्र, ये दो नाम मुझे आ रहे हैं। बाकी बाद में इधर एक प्रीति चौधरी की कहानियां भी इन्होंने छापा, उपासना सिंह, ये और जो नए शशिभूषण द्विवेदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया और मौका दिया, अवसर दिया, और उनको मांझने का भी काम करते हैं। ये संपादक बहुत सारे लोगों का कामयाब है, उसी रूप में छाप देते हैं। तो ये जो बात है, ये बहुत ही दूसरी बात है, लेखन में ये सेंटिमेंटल नहीं है, ना अपने संपादन में, ना ही लेखन में। जो इनका खिलंदड़ापन है, जैसे एक जगह इन्होंने लिखा, अरे कादीपुर सुल्तानपुर में तुम्हारे लिए तड़पता हूँ, मेरा दिल तड़पता है। तो एक ये कोई रुमानी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वो भी लिख रहे हैं, पर मैं आ नहीं सकता, मुझे समय नहीं है, मेरा परिवार मुझे समय नहीं देता, मेरा प्रोफेशन मुझे समय नहीं देता, मेरे रिसोर्सेज, संसाधन मुझे शायद अलाउ नहीं करते कि मैं इतना, या जो भी बात है, सीधे वहीं पर इन्होंने लिख दिया, मैं आऊंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। इस बात की गहराई में जाके ये सोचना होगा कि कोई लेखक ऐसे कैसे लिख सकता है, जो पैथोस है। तो इसलिए वो इसको बहुत रुमानी या बहुत सरलतम रूप में नहीं, ये गूढ़तम रूप है, ये स्पिरिचुअल लेवल की सादगी है, आध्यात्मिक स्तर की, रूहानी मोहब्बत, जो एक जगह से, एक स्थानीयता से, एक अपने लोगों से जो है, अपने पेड़ पौधों से, अपने खेत से, अपने खलिहान से, अपने चाचा से, अपने ताऊ से, ये जो सारी बातें हैं, और उनको लिखना और ये कहना कि ठीक है सब कुछ है, लेकिन मैं आ नहीं रहा। ये मत सोचो कि मैं बस कल ट्रेन पे बैठा और आ गया, ये नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से, जो लोग भी सुन रहे हों, कि आप लोग दुआ, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे बात कर चुके हैं आपस में कि हम लोग एक बार सुल्तानपुर एक साथ, अलग तौर पर वो भी गए होंगे, किसी की शादी है या कोई काम है, ऐसे मैं भी जाता हूँ, लेकिन हम लोग एक साथ नहीं अभी जा पाए। हमें खन्ना की दुकान पे जाना है जहाँ अंडे बिकते हैं, हमें मेहता लाइब्रेरी जाना है जहाँ लोग पढ़ने नहीं जाते हैं, और हमें वो केश कुमारी कॉलेज की छुट्टी के समय रोड पे थोड़ी देर खड़े रह करके आते जाते छात्राओं को देखना है, उनकी उमंग को, उनकी उड़ान को देखना है। और एक बार हम लोगों ने अपनी किताब बेच करके एक जगह और जा करके नया अवंतिका होटल में
हलवा बनना शुरू हुआ था इसका, गाजर का, उसका बड़ा क्रेज था शहर में उसके यहाँ, तो वो जाके किताब बेच करके जाके हलवा खाए थे। तो ये सब आप दुआ करेंगे, ये सब मौका मिले तो हम लोग जाएं, और न वहाँ लेखन की बात करेंगे इस बार, न वहाँ पर और परिवार की बात करेंगे, न वहाँ समाज की बात करेंगे, वहाँ पर बस बैठ करके वो शायद उस डिक्टेटर को याद करें, शायद उस माहौल को एक बार से दोहराएं, और उन उन दुकानों पर जाएं जहाँ हम उस समय जाके खड़े होते थे, और उस बस अड्डे पर जाएं, और उस इनकी जो कॉलोनी वाला जो घर है, एक चक्कर वहाँ भी लगाएं, देखें कि वहाँ क्या बचा है, और उस कमरे में भी जाएं जहाँ पर हम बैठ करके घंटों घंटों हम लोग अपनी उम्र से आगे की बातें किया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, एक बड़ी किताब और एक बड़ी कहानी आप फिर से लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया थैंक यू। मोहम्मद आरिफ जी, आप हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, अच्छा लगा। और मित्रों, किस तरह से मोहम्मद आरिफ अपने इस वक्तव्य में एक लेखक के बनने को चित्रित करते हैं, वह बनना किस तरह का है, और शुरुआती दौर में भी अखिलेश किस तरह जुनून के साथ और अपनी रुचियों के अनुरूप अध्ययन मनन करते रहे, और कई पारिवारिक सीमाओं और अपेक्षाओं के बीच भी अपने इस जुनून को जिंदा बनाए रखे। मोहम्मद आरिफ जी के इस अंतर्दृष्टि संपन्न वक्तव्य में हम इसे सहज ही समझ पाए। इनका वक्तव्य जितना रोचक रहा उतना ही वस्तुनिष्ठ भी। अखिलेश जी की कहानियों, उपन्यासों और संस्मरणों की चर्चा हुई, साथ साथ मोहम्मद आरिफ जी ने अपनी साहित्यिक यात्रा की भी चर्चा की, अपनी कहानियों की, और स्वयं इनके उपन्यास का नामकरण भी अखिलेश जी की ओर से किया हुआ है। यह बात भी ये अपने लिखे संस्मरण में हमें बतलाते हैं। और किस तरह अखिलेश दोस्ती को और अपने संपादन कार्य को बिल्कुल अलग अलग रखकर चलते हैं, इसकी वानगी भी हमने देखी, और पीछे के भी वक्तव्यों में हमने इसे महसूसा। जो लोग अखिलेश जी से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग, उन सब का ऐसा ही अनुभव है। और इस वक्तव्य में एक लेखक के लेखन के पीछे की अंतरकथा आई, और जो एक आत्मकथात्मक स्वरूप है उसके लेखन के भीतर का, और उस बिल्कुल संघर्ष कहिए या विरोधाभास से भरा हुआ जीवन कहिए, उसकी जिस तरह से सादगी भरी प्रस्तुति है, उन सबको मोहम्मद आरिफ जी ने गहरे रेखांकित किया, चिन्हित किया। आप सभी मित्रों की ओर से इनका हार्दिक आभार। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ जी, आप हमारे साथ जुड़े, अच्छा लगा। शुभ रात्रि।